क्या कभी इस बात पर बहुत गहराई से गौर किया है कि मतलब दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं और वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी बस एक तरह के संघर्ष में ही निकाल देते हैं, उन दोनों के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर देती है? मतलब क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा है या फिर इसमें किस्मत का कोई बहुत बड़ा हाथ होता है? देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि सफलता का ना कोई एक तय गणितीय फॉर्मूला होता होगा कि बस ये 2-4 काम कर लो और नतीजे मिल जाएंगे। राइट। लेकिन आज की हमारी ये गहन चर्चा, यानी हमारा ये डीप डाइव, इस पूरी धारणा को पलटने वाला है। बिल्कुल, और इसीलिए आज का ये विश्लेषण इतना दिलचस्प होने वाला है। आज हम जिस मटेरियल को डिकोड कर रहे हैं ना, उसका नाम है द ब्लूप्रिंट ऑफ अ वेल्दी माइंडसेट। बहुत ही शानदार विषय है ना? हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज, वो उन मूलभूत सिद्धांतों को गहराई से समझना है जो सफलता की असली रूपरेखा तय करते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी अभी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट या व्यक्तिगत विकास की यात्रा शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट पर आज ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मतलब हर तरफ सूचनाओं का एक शोर सा है, बहुत ज्यादा शोर है। और ये जो नोट्स हैं, ये उस शोर के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और एक व्यवहारिक शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। अगर हम इस पूरे मटेरियल के सबसे मुख्य विचार को देखें तो वो ये है कि सफलता कोई लॉटरी का टिकट या इत्तेफाक नहीं है। तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से एक मानसिकता यानी माइंडसेट का खेल है। हम अक्सर क्या करते हैं, बाहरी दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, या दोस्त बदल लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब तक अंदर की वायरिंग नहीं बदलती ना, बाहर के नतीजे कभी नहीं बदलते। ये यात्रा बाहर शुरू होने से पहले इंसान के दिमाग के अंदर शुरू होती है। तो चलिए इसी वायरिंग को समझते हैं। इन नोट्स के मुताबिक कोई भी उपलब्धि भौतिक दुनिया में सच होने से पहले ही इंसान के दिमाग में जन्म ले लेती है। सही बात है। और इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है इच्छा, मतलब डिजायर। लेकिन मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगी। जी बताइए। मतलब इच्छा तो हम सबकी होती है ना। एक आम इंसान की भी इच्छा होती है कि वो अपनी EMI समय पर चुका दे या एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ले। तो क्या सिर्फ चाहने भर से सफलता मिल सकती है? नहीं, और यहीं पर लोग अक्सर मात खा जाते हैं। कैसे? इन नोट्स में बर्निंग डिजायर यानी एक ज्वलंत इच्छा की बात की गई है। एक आम इच्छा और इस बर्निंग डिजायर में असल फर्क क्या है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, जब हम सिर्फ किसी चीज की कामना करते हैं यानी विश करते हैं, तो हमारे दिमाग के पास हमेशा एक प्लान बी होता है। अच्छा, इंसान सोचता है कि अगर मुझे ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूंगा। हाँ, मतलब एक तरह का कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, ये एक साधारण इच्छा है। लेकिन जब बात बर्निंग डिजायर की आती है तो वहां पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मतलब कोई बैकअप प्लान नहीं? कोई बैकअप प्लान नहीं। सफल लोगों की सोच मुझे सफलता चाहिए वाली नहीं होती। उनकी सोच होती है, मैं हर हाल में सफलता हासिल करूंगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है शब्दों में। बहुत बड़ा। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जुनून है, जहां इंसान खुद को एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां उसे जीतना ही पड़ता है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ किसी चीज को चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पूरी पहचान को उस लक्ष्य के साथ जोड़ देने के बारे में है। एकदम सही। चाहिए से करूंगा तक का जो ये सफर है, ये असल में दिमाग को एक स्पष्ट निर्देश देने जैसा लगता है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब कोई कहता है कि मुझे ये करना ही है, तो उसका दिमाग संसाधनों को खोजना शुरू कर देता है। वो उन मौकों को देखने लगता है जो पहले से वहां मौजूद थे, लेकिन एक साधारण इच्छा ने उन्हें कभी नोटिस ही नहीं किया था। वाओ। और यहीं से इस ब्लूप्रिंट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जुड़ता है, विश्वास, जिसे हम फेथ कहते हैं। विश्वास। अब ये शब्द सुनते ही ना बहुत से लोगों के दिमाग में आज के समय का सबसे लोकप्रिय ट्रेंड आ सकता है। मेरा मतलब है मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत चर्चा होती है इसकी आजकल। हाँ, हम सब ने इसके बारे में बहुत सुना है इंटरनेट पर। जैसे कि बस आंखें बंद करके ब्रह्मांड से कुछ मांगो और वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये नोट्स उस तरह की जादुई सोच से कहीं ज्यादा गहरी और मनोवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल या रहस्यमयी बात नहीं है। ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी पर आधारित है। अच्छा। यहाँ विश्वास का मतलब है अपने आप पर और अपनी उस ज्वलंत इच्छा पर एक अटूट यकीन होना।
मनोविज्ञान ये मानता है कि इंसान का दिमाग वही सच मान लेता है जो वो गहराई से सोचता है। तो इंसान वही बन जाता है जो वो सोचता है। 100%। अगर खुद पर यकीन ही नहीं है कि सफलता मिल सकती है तो दिमाग एक सेल्फ सैबोटाजिंग मोड में चला जाता है। सेल्फ सैबोटाजिंग मतलब खुद ही अपना नुकसान करना। हाँ, वो ऐसे काम करेगा, ऐसे फैसले लेगा जो इंसान को सफलता से दूर ले जाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि उसका ये विश्वास सही साबित हो सके कि मैं तो सफल हो ही नहीं सकता था। हे भगवान, ये तो बहुत ही डरावना सच है। मतलब हम अनजाने में ही अपनी हार की पटकथा खुद लिख रहे होते हैं। बिल्कुल, और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर शायद मटेरियल एक बहुत ही खास तकनीक का जिक्र करता है, आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। जी। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या आत्म सुझाव का मतलब अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह रीप्रोग्राम करना है? जैसे किसी पुराने वायरस से भरे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके उसमें एक नया कोड फीड करना। मैं कहूँगा ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। हाँ, ऑटो सजेशन बिल्कुल यही काम करता है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत शक्तिशाली तो है, लेकिन उसमें अपना कोई तर्क नहीं होता। अच्छा, वो सही और गलत, सच और झूठ या वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क ही नहीं कर पाता। मतलब जो हम उसे बताएंगे वो उसे सच मान लेगा। बिल्कुल। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी सुना गया है, जैसे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है या हम तो आम लोग हैं, हमारे बस की बात नहीं है, ये सब अवचेतन मन में एक सॉफ्टवेयर की तरह बैठ गया है। ऑटो सजेशन उस सॉफ्टवेयर को बदलने का एक सचेत प्रयास है। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात ना थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब रोज सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होना और खुद से बार बार कहना कि मैं सफल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ लोगों को ये बहुत मूर्खतापूर्ण लग सकता है। हाँ, शुरुआत में लगता है कि सिर्फ सकारात्मक शब्दों को दोहराने से क्या बदलेगा। इस ऑटो सजेशन के काम करने का असली मैकेनिज्म क्या है? देखिए, सुनने में ये भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी न्यूरोसाइंस है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। जब बार बार खुद को एक ही सकारात्मक सुझाव दिया जाता है तो दिमाग की न्यूरल पाथवेज, मतलब विचारों के जो रास्ते होते हैं दिमाग में, हाँ, वो रास्ते भौतिक रूप से फिजिकली मजबूत होने लगते हैं। विज्ञान में इसे हैबियन थ्योरी कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। जब लगातार दिमाग को सफलता के निर्देश दिए जाते हैं तो वो एक नई वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है। वाओ। फिर आपका व्यवहार, बात करने का तरीका, आत्मविश्वास, सब कुछ उस नए प्रोग्राम के हिसाब से काम करने लगता है। ठीक है, मैं समझ गई। तो मान लीजिए मैंने ये सब कर लिया, मैंने अपनी इच्छा को बर्निंग डिजायर में बदल दिया, मैंने ऑटो सजेशन के जरिए अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट कर लिया, मेरा माइंडसेट अब एकदम तैयार है। लेकिन अगर मुझे कोई काम आता ही नहीं है तो सिर्फ सकारात्मक सोचने से तो पैसे नहीं आएंगे ना? बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ पर आकर ना मानसिकता और वास्तविकता का एक बहुत बड़ा टकराव होता है। और यहीं पर ये ब्लूप्रिंट क्या सोचना है से आगे बढ़कर कैसे सोचना है और क्या करना है की तरफ मुड़ता है। अच्छा, तो अब हम एक्शन वाले हिस्से में आ रहे हैं। जी। ये वो चरण है जहां मानसिक ऊर्जा को एक दिशा देनी होती है। इसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक मानसिक कार्यशाला की, जिसे हम कल्पना यानी इमेजिनेशन कहते हैं। कल्पना। यानी वो जगह जहां विचार हकीकत का रूप लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल। आसपास जो कुछ भी दिखता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं या जिस माइक्रोफोन में हम बात कर रहे हैं, हर मानव निर्मित चीज इस दुनिया में 2 बार बनती है। 2 बार कैसे? पहली बार किसी इंसान के दिमाग में एक कल्पना के रूप में और दूसरी बार भौतिक वास्तविकता में। जो इंसान स्पष्ट रूप से किसी चीज की कल्पना कर सकता है ना, वो उसे असलियत में ढालने के रास्ते भी खोज सकता है। तो कल्पना वो पुल है जो उस अदृश्य इच्छा को दृश्य परिणामों में बदलता है। एकदम सही। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कल्पना हर बड़ी खोज की शुरुआत है। लेकिन मैं यहाँ इन नोट्स के एक अगले बिंदु पर थोड़ा कड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। पूछिए। इन नोट्स में आगे चलकर ना विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत अहम हिस्सा है इसका। कहा गया है कि सामान्य ज्ञान से सफलता नहीं मिलती, लेकिन आज हम जिस तरह की गिग इकोनॉमी और डिजिटल युग में जी रहे हैं, वहां तो ये माना जाता है कि
हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब एक अच्छा मैनेजर वो है जो थोड़ी कोडिंग भी जानता हो, थोड़ी मार्केटिंग भी कर ले और जिसे एचआर का भी पता हो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना आज एक बहुत बड़ा फायदा माना जाता है। तो ऐसे माहौल में ये मटेरियल विशिष्ट ज्ञान पर इतना अड़ा हुआ क्यों है? ये एक बहुत ही शानदार और प्रासंगिक सवाल है। ये सच है कि आज के दौर में सामान्य ज्ञान आपको एक अच्छा बातूनी बना सकता है। आप हर मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। राइट। लेकिन जब बात असली वैल्यू पैदा करने की आती है ना, तो बाजार कभी भी सामान्य ज्ञान के लिए बड़े पैसे नहीं देता। तो इसका मतलब है कि सामान्य ज्ञान से कोई किसी पार्टी में स्मार्ट तो दिख सकता है या कोई क्विज शो जीत सकता है, लेकिन जिंदगी की असली आर्थिक रेस नहीं जीत सकता। एकदम सटीक बात कही आपने। इसे ऐसे समझिए, एक सामान्य फिजिशियन और एक न्यूरोसर्जन के बीच का फर्क क्या है? दोनों ने मेडिकल की पढ़ाई की है, दोनों ही मरीजों की जान बचाते हैं, लेकिन न्यूरोसर्जन को जो महत्व और जो आर्थिक प्रतिफल मिलता है वो कई गुना ज्यादा होता है। हाँ, फीस में तो बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास एक विशेष समस्या को सुलझाने का विशिष्ट ज्ञान है। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो उस काम के विशेषज्ञ होते हैं जिसे हर कोई नहीं कर सकता। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मतलब जब किसी एक चीज का गहरा विशिष्ट ज्ञान होता है तो बाजार में इंसान अपरिहार्य हो जाता है। अपरिहार्य यानी इररिप्लेसेबल। राइट। लोग उसी के पास आते हैं क्योंकि वो कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता। तो कौशल यानी स्किल्स ही सफलता की असली कुंजी है। बिल्कुल। सामान्य ज्ञान वाले लोगों को रिप्लेस करना बहुत आसान होता है बाजार के लिए, लेकिन किसी एक क्षेत्र के महारथी को हटाना लगभग असंभव होता है। तो सफलता के लिए किसी एक दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा लगानी ही होगी और उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा। यही इस ब्लूप्रिंट का संदेश है। ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, हमारे पास एक मजबूत आंतरिक विश्वास आ गया, हमारे पास कल्पना की शक्ति है और हमने एक विशिष्ट कौशल भी हासिल कर लिया है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि कोई भी इंसान सिर्फ अपने दिमाग और अपने कमरे में बैठकर तो सफल नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। विचारों और कौशल को लेकर जब बाहरी दुनिया में जाते हैं तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। और यहीं पर इस ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पेश की गई है, मास्टरमाइंड समूह यानी मास्टरमाइंड ग्रुप। ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है, मैं कहूंगा। अच्छा। क्योंकि सफलता कभी भी अकेले तय की गई यात्रा नहीं होती है। आप इतिहास उठाकर देख लें, जितने भी बड़े और सफल लोग हुए हैं वो कभी अकेले विकास नहीं करते। उनके इर्द गिर्द हमेशा ऐसे स्मार्ट और बुद्धिमान लोगों का एक समूह होता है जो उनकी कमियों को पूरा करते हैं और उन्हें लगातार बेहतर बनने के लिए चुनौती देते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये मुझे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह लगता है। कैसे? मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जब वो ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेलता है जो उससे भी कहीं ज्यादा बेहतरीन है, तो खेल का स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाता है ना। हाँ बिल्कुल। मतलब उनकी ऊर्जा, उनका सोचने का तरीका, उनकी रणनीतियां, सब कुछ उस अकेले खिलाड़ी को भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर मजबूर कर देता है। आपकी ये स्पोर्ट्स टीम वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसे एक और तरीके से समझाता हूँ। क्या आपने कभी थर्मामीटर और थर्मोस्टेट के बीच का फर्क सोचा है? थर्मामीटर तो सिर्फ तापमान मापता है और थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है, उसे सेट करता है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग थर्मामीटर की तरह होते हैं, वो जिस माहौल में जाते हैं बस उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। अच्छा। अगर उनके आसपास के लोग शिकायत कर रहे हैं तो वो भी शिकायत करने लगते हैं। लेकिन एक सही मास्टरमाइंड समूह थर्मोस्टेट की तरह होता है। वो माहौल का मानक सेट कर देता है। एकदम सही, वो आपका स्टैंडर्ड सेट कर देता है। जब ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा जाता है जो हमेशा समाधान की बात करते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का हुनर रखते हैं, तो विचारों का एक ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस मतलब एक तरह का विचारों का स्वाभाविक आदान प्रदान, जहां अच्छे विचार अपने आप दिमाग में रिसने लगते हैं। जी हाँ, जब दो या उससे अधिक मस्तिष्क पूरी तरह से एक ही लक्ष्य और सद्भाव के साथ काम करते हैं, तो वो एक तीसरी अमूर्त लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण करते हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। ये समूह अंदर की शंकाओं को खत्म कर देता है और काम की गति को कई गुना बढ़ा देता है। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, क्या वे हमें ऊपर उठा रहे हैं या अपनी नकारात्मकता से नीचे खींच रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा आत्मनिरीक्षण है,
क्योंकि अक्सर यही वो माहौल होता है जो हमें जिंदगी के कड़े फैसले लेने की हिम्मत देता है। और जब विचार, कौशल और सही लोगों का साथ मिल जाता है तो बाहरी दुनिया में सही समय पर सही फैसले लेने होते हैं। और ये ब्लूप्रिंट स्पष्ट रूप से कहता है कि सफल लोग बहुत तेजी से फैसले लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं। देखिए, निर्णय लेने की क्षमता असल में आत्मविश्वास का ही एक रूप है। जो लोग अपना फैसलों में झिझकते हैं या टालम टोल करते हैं, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेट करना कहते हैं, हाँ। या बार बार अपना मन बदलते हैं, वे असल में अपने अवचेतन मन को ये संकेत दे रहे होते हैं कि उन्हें खुद पर, अपनी समझ पर भरोसा नहीं है। तो तेजी से फैसला लेना जरूरी है। तेजी से फैसला लेना, और अगर जरूरत पड़े तो ही उसे बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर बदलना, ये एक स्पष्ट और सुलझी हुई मानसिकता की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन फैसले हमेशा सही तो नहीं होते ना। हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं और असफलता तो आती ही है सफर में। बिल्कुल आती है। से ठीक एक कदम पहले ही हार मान लेते हैं, मतलब गिव अप कर देते हैं। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प और दुखद पहलू भी है। इसे 3 फुट दूर सोना, यानी 3 feet from gold का सिद्धांत भी कहा जाता है। 3 feet from gold? हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान अपने सबसे बड़े लक्ष्य के सबसे करीब होता है ना, तो बाधाएं भी उसी वक्त सबसे ज्यादा बड़ी और डरावनी लगने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब जब मंजिल सामने हो तब तो और ज्यादा उत्साहित होना चाहिए इंसान को, फिर ठीक उसी वक्त सबसे ज्यादा कमजोर और हताश क्यों महसूस होता है? इसके पीछे एक पूरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। अच्छा। जब किसी लक्ष्य के लिए लंबे समय तक काम किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब दिमाग के डोपामीन रिजर्व खत्म होने लगते हैं और शारीरिक व मानसिक थकान अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे में दिमाग ऊर्जा को बचाने के लिए एक झूठा संकेत भेजता है कि ये काम असंभव है, इसे यहीं छोड़ दो। हे भगवान! ये दर्द और थकान का वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग उस भ्रम को सच मान लेते हैं और हार मान लेते हैं। ये तो एक तरह का मानसिक धोखा हुआ। हमारा ही दिमाग हमें उस वक्त रुकने के लिए कह रहा होता है जब हम सफलता के बिल्कुल मुहाने पे खड़े होते हैं। बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां दृढ़ता यानी परसिस्टेंस काम आती है। सफल मानसिकता वाले लोग इस थकान और असफलता के भ्रम को अच्छे से समझते हैं। वो रुकते नहीं है। नहीं, वो असफलता को कोई स्थायी अंत नहीं मानते। वो उसे सिर्फ एक अस्थायी हार या टेम्पररी डिफीट मानते हैं, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि वो कुछ नया सीख रहे हैं और सफलता के बेहद करीब हैं। दृढ़ता वो मानसिक शक्ति है, वो ईंधन है जो इच्छा को हकीकत में बदलने तक गाड़ी को रुकने नहीं देता। तो अगर हम इस पूरी विस्तारपूर्ण चर्चा के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, एक साधारण चाहत को बर्निंग डिजायर में बदलना, ऑटो सजेशन के जरिए दिमाग को रीप्रोग्राम करना, कल्पना की वर्कशॉप में विचारों को आकार देना, जर्नल नॉलेज की बजाय विशिष्ट ज्ञान हासिल करना, एक थर्मोस्टैट जैसा मास्टरमाइंड समूह बनाना, तुरंत फैसले लेना और थकान के उस चरम बिंदु पर भी दृढ़ता से डटे रहना, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है और वो है हमारे विचार। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण का और इस वेल्दी माइंडसेट का अंतिम सबक यही है कि सफलता पूरी तरह से विचारों का नियंत्रण है। विचारों का नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वो अंततः अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का एक सीधा सा वैज्ञानिक नियम है। ये बात उन सभी लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा की अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। ये सिद्धांत सिर्फ कोई किताब पढ़कर भूल जाने वाली बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो रोजमर्रा के औजार हैं। हर सुबह बिस्तर से उठने का फैसला, ऑफिस की हर चुनौती पर प्रतिक्रिया और हर रात सोने से पहले खुद से कहे गए शब्द, ये सब ईट द रीट मिलकर वो वेल्दी माइंडसेट तैयार करते हैं। एकदम सही बात है। ज्ञान तब तक कोई ताकत नहीं है जब तक कि उसे काम में ना लाया जाए। इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना, इन्हें अपने रोज के व्यवहार में उतारना ही असली काम है। तो आज हमने इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा की कि सफलता हमारे खुद के विचारों और हमारे आसपास के मास्टरमाइंड समूह पर कितनी अधिक निर्भर करती है। बाहरी माहौल और हमारे साथ जुड़े लोग हमारी सोच को एक आकार देते हैं। लेकिन जब हम आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल युग को देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल नए सांचे में ढल गया है। आप किस दिशा में इशारा कर रही हैं? जरा सोचिए, हमने अभी कहा कि कोई भी इंसान उन लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। हाँ, बिल्कुल। आज के समय में लोग अपना सबसे ज्यादा समय इंसानों के साथ नहीं बल्कि स्क्रीन के साथ बिताते हैं।
तो क्या ये संभव है कि हमारा स्मार्टफोन और हमारा सोशल मीडिया फीड ही अनजाने में हमारा मास्टरमाइंड ग्रुप बन गया हो? ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? दिन भर जो रील्स देखी जाती हैं, जो खबरें पढ़ी जाती हैं, जो एल्गोरिदम लगातार कंटेंट परोसता रहता है, वही सब तो दिमाग में गूंजता रहता है। बिल्कुल। तो अगर ये सच है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो डिजिटल फीड दिमाग को सफलता और दृढ़ता के लिए प्रोग्राम कर रहा है, या फिर वो हार मानने, डरने, खुद की दूसरों से तुलना करने और सिर्फ अपना कीमती समय बर्बाद करने के लिए प्रोग्राम कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपनी रोजमर्रा की आदतों और अपने स्क्रीन टाइम को देखते हुए खुद से जरूर पूछना चाहिए।